जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल को पढ़ने वाले हैं। यह बिहार स्पेशल 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल है दोस्तों। ये दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बिहार एवं भारत का इतिहास तथा कला संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसमें भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं। भारतीय इतिहास में 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसे हम लोग 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत से देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो ये अशोक के हैं। मास्की गुर्जरा, जो कि ये कहाँ पे है? तो मास्की गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में है। निट्टूर एवं उदमगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? अशोक का नाम इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? मास्की में, गुर्जरा में और नेट्टूर में और उदमगोलम में। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? अशोक पड़ा है। जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि अशोक के अभिलेख जो हैं ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और तथा आर्माइक इन लिपियों में उत्कीर्ण हैं। तो अशोक के अभिलेख किसमें है? ये ब्राह्मणी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, ग्रीक लिपि में है और आर्माइक लिपि है। इन 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान के द्वारा इसे पढ़ा गया था। तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनके शासन के विषय में है। इसमें हम लोग देखते हैं, दिया गया है अभिलेख और शासक और विषय। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, ये हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। इसके विषय क्या है? तो इसके शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। तो खारवेल के शासनकाल की क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण किसमें है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख को बनवाया गया था। इसके विषय क्या है? तो इसकी विजयों एवं व्यक्तित्व का विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में क्या होता है? ये गौतमी बलश्री का है। नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतमी बलश्री का है। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो नासिक अभिलेख में ये सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। ये जो कि नासिक अभिलेख किसका है? ये गौतमी बलश्री का है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में बनवाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख इसकी विजयों एवं नीतियों का वर्णन है। तो समुद्रगुप्त के विजय और नीतियों का वर्णन प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये भोज प्रतिहार के द्वारा बनवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में इसकी जानकारी मिलती है। तो ग्वालियर अभिलेख में हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था।
इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है मंदसौर अभिलेख में। फिर आता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसमें क्या था, तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण दिया गया है। तो एहोल अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है किसमें, एहोल अभिलेख में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है, फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि ये जो गैर सरकारी लेखों में यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर, जो कि ये बेस नगर कहाँ पे है, बेस नगर ये विदिशा में है। विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, विदिशा से प्राप्त कौन सा लेख है, तो ये गरुड़ स्तंभ लेख है, जिसमें भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख में दिया गया है, तो ये गरुड़ स्तंभ लेख में दिया गया है। ये किसका है, तो हेलियोडोरस का बेस नगर, ये जो कि विदिशा में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है सबसे प्राचीन अभिलेख में एशिया माइनर का बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का समझौता पत्र अभिलेख मिला है। तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा जाए कौन सा है, तो बोगज कोई, बोगज कोई ये जो कि सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ये कब का है, तो ये 1400 ईसा पूर्व का है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है पारसी पोलिस और बेहतून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। ये पारसी पोलिस और बेहतून अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो ईरानी सम्राट दारा प्रथम था, उसने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। अभिलेखों का अध्ययन को हमको एपीग्राफी कहा जाता है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीग्राफी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, फिर इसमें दिया गया है कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो कि झांसी में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर उसके बाद आता है भीतरी गांव का मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर ये कानपुर में है। फिर आ जाता है अजंता की गुफाओं के चित्र, ये जो कि सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू काल एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित प्रमाण होने का मिलता है। फिर इसमें दिया गया है उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं तथा उनकी कला शैली, जो कि ये नागर शैली कहलाती है। जो उत्तर भारत में मंदिरों की विशेषता है उसे क्या कहा जाता है, तो नागर शैली कहा जाता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है, तो नागर शैली में बनवाया गया है। और दक्षिण भारत के मंदिरों को किस में बनवाया गया है, तो द्रविड़ शैली में बनवाया गया है, जो कि ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि जिन मंदिरों का निर्माण नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है वह कौन सा शैली है, तो वह बेसर शैली है। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके ही बेसर शैली बनाया गया है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये नागर शैली पर उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें राजराजेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है, और उत्तर भारत में जो कि खजुराहो का मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, ये नागर शैली का उदाहरण है। फिर आता है उसके बाद जावा का प्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर, जो कि इस बात का प्रमाण है कि नौवीं नौवीं शताब्दी में वहां महायान बौद्ध धर्म अति लोकप्रिय हुआ था। बोरोबुदुर से जानकारी मिलती है। फिर आता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्र को कहा जाता है या न्यूमेस्टिक कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है या न्यूमेस्टिक कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है या न्यूमेस्टिक कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्के, ये जो कि ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, तो इसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो आहत सिक्के या आप कह लीजिए, या इसे पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं, ये जो कि 5वीं सदी के हैं। फिर उसके बाद आता है पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र के चिन्ह बने हुए हैं। तो पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के पर किसका चिन्ह बना हुआ है? तो पेड़ का चिन्ह बना हुआ है, मछली का चिन्ह बना हुआ है, सांड का बना हुआ है, हाथी का बना हुआ है और अर्ध चिन्ह का बना हुआ है, अर्धचंद्र। इन सभी पंचमार्क सिक्के पर चिन्ह बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है सर्वाधिक सिक्कों मौर्योत्तर काल में बने हैं। तो सर्वाधिक सिक्के किसमें बने हैं? तो ये मौर्योत्तर काल के शासन काल में बने हैं, जब से सबसे ज्यादा सिक्के जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो सिक्के बनाए गए थे वे शीशे, चांदी, तांबा और सोने के सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है, दोस्तों सातवाहन सिक्के। सातवाहन ने शीशे सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किया गया था और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन के द्वारा कौन से सिक्का जारी किया गया था, तो शीशे का सिक्का जारी किया गया था और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सिक्के सोने के किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था गुप्त शासक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है कनिष्क और समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म अनुयायी था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। तो कनिष्क क्या था? ये बौद्ध धर्म अनुयायी था कनिष्क, और समुद्रगुप्त क्या था? तो ये संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद आता है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा कला क्या है? ये पूर्णतः स्वदेशी है। प्राचीन भारत की मथुरा कला से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद दिया गया है कि भराहुत भराहुत ये जो कि भराहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन के अतीत संजीवन झलक मिलती है। तो भराहुत से, बोधगया से, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीवक झलक इसमें मिलती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इसके आगे और भी ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक जो है ये पढ़ाया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य में। स्मरणीय तथ्य में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी वाला अभिलेख कौन सा है? तो सोहगौरा पत्र। सोहगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। सोहगौरा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। और सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। फिर आता है सत्यमेव जयते, ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये बिहार पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर आपको भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रम पूछा जाए कहाँ मिलता है, तो ये पुराण में मिलता है। पुराण में मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या 18 है। टोटल 18 पुराण है। पुराणों में जो ये मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी बिहार पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रमाणिक पुराण है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है
कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो ये मनु स्मृति है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है, जो कि यह शुंग काल मानक ग्रंथ है, शुंग काल मानक ग्रंथ है। फिर उसके बाद इसमें आता है जातक कथाओं में, जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। तो जातक कथाओं में क्या है? तो ये इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन दिया गया है। फिर इसमें आता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका है। ये जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन करता है। टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। तो टालमी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने भारत के भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है टालमी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमुख चीनी लेखकों में फाहियान सुंगयुंग, ये जो कि 1505 में भारत आया था और 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध प्रतियां एकत्रित की। और वेनसांग, ये तीनों यात्री जो कहाँ के थे? तो ये चीन के थे तीनों यात्री। कौन था? तो फायान था, सुंगयुंग था और वेनसांग थे। फिर वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। ये कई बार क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है कि वेनसांग के अध्ययन के समय, जब वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि अरबी अरबी लेखक अरबी लेखकों में अलबरूनी अरबी लेखकों में जो ये अलबरूनी है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो किताबुल हिंद। ये जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो किताबुल हिंद है। और इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? तो रेहला या रुहला, ये जो कि इब्न बतूता की पुस्तक है। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः 15 अधिकरणों में विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः कितने अधिकरणों में विभाजित था? ये 15 अधिकरण में विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है मलिंद पन्हो नामक साहित्य स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करने से वंचित रहा। तो ये जो मलिंद पन्हो है, ये नामक साहित्य स्रोत से प्राचीन भारतीय व्यापारी के मार्ग करने से वंचित रहा है। फिर इसमें दोस्तों इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेरिप्लस ऑफ द एथियंसी ये किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द एथियंसी, ये जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी, ये एक अज्ञात नामक एक शासक था। अज्ञात नामक एक शासक के द्वारा लिखा गया है। अज्ञात नामक एक शासक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी। इसका नाम ही था अज्ञात, इसी के द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? आप देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री में। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? ये किए थे 515 से लेकर के 520 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। 515 से लेकर के 520 ईस्वी तक किए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि इंडिका इंडिका के लेखक कौन थे? इसमें बताना है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ये जो कि इंडिका के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। ये जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें विस्तृत विवरण दिया गया है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो कौन से अभिलेख में है? ये जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये जो कि आप देख सकते हैं 48 और 52 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। कितने? तो 15 अधिकरणों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि हर्ष चरित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्ष चरित्रम पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्ष चरित्रम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक इसमें से बताना है कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो विशाख दत्त। विशाख दत्त ये जो कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है? तो किसमें दिया गया है? ये दिया गया है इंडिका में। इंडिका में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इंडिका इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड को पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर सेकंड में क्या है? तो पाषाण युगीन संस्कृति, स्टोन एज कल्चर, ये जो कि हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग इसमें पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा, दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल आएगा और तीसरे नंबर पे नव पाषाण काल आएगा। तो पाषाण कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ये नव पाषाण काल आएगा। तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या है? ये 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। ये 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक है पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल की समय अवधि क्या है? ये 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है मध्य पाषाण काल की समय अवधि। फिर उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय अवधि लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक माना गया है नव पाषाण काल का समय अवधि। फिर इसमें हम लोग पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 कालखंडों में विभाजित करके देखने वाले हैं पूरा पाषाण काल को। तो आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसमें कौन कौन से 3 कालखंड है? तो इसमें दिया गया है कि निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या है? तो निम्न पूरा पाषाण काल की समय अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल ये जो कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल ये 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसे माना गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है
फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स संस्कृति, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण दक्षिण भारत में मद्रास के निकट बदमदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो हैंडेक्स ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दक्षिण भारत के एक मद्रास के निकट एक स्थान है। उस स्थान का नाम है बदमदुराई और अतिरम पक्कम। यहाँ दो स्थानों से हमें हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण भारत के मद्रास के निकट है। फिर उसके बाद आता है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया है। तो ये रॉबर्ट ब्रूड महोदय एक इतिहासकार हैं। इनके द्वारा मद्रास के निकट एक पल्लवरम नामक स्थान है, वहां से पहले हैंडेक्स प्राप्त किए थे। इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो मद्रास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें दिया गया है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण की खोज सर्वप्रथम सी एल कार्लाइल 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से की है। तो मध्य पाषाण कालीन के उपकरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो सी एल कार्लाइल के द्वारा किया गया है। ये 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। तो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। फिर इसमें दिया गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का अनुमान आदमगढ़, ये जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागौर राजस्थान से मिलता है। पालतू जानवरों की हड्डियों के आधार लाया गया है। फिर इसके बाद आता है बागौर, ये जो कि राजस्थान में है बागौर। लखनाज ये गुजरात में है। चौपानी मांडो ये सराय नहर राय में है। मदहा मेहरना पहाड़ ये आदि स्थानों से मानव के कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? तो बागौर से मिलता है, लखनाज से मिलता है, चौपानी मांडो से मिलता है, सराय नहर राय से मिलता है, मदहा से, मोहरना पहाड़ी आदि स्थानों से मानव के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है एवं यहीं से जनसंहार का भी साक्ष्य मिला है। तो सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और यहीं से जनसंहार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य मेहरना पहाड़ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? तो मेहरना पहाड़ ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है भीमबेटका और आदमगढ़ कुपागल्लू, ये जो कि कुपागल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक आदि स्थानों से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। इसमें दिया गया है कि भीमबेटका और आदमगढ़ के शैल चित्रों में यौन संबंध, बच्चों के जन्म तथा पालन पोषण, समाधान की क्रिया आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि ये भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका गुफाओं से और आदमगढ़ के शैल चित्रों से क्या प्राप्त हुआ है? तो यौन संबंध का प्राप्त हुआ है, यौन संबंध प्राप्त हुआ है और बच्चे के जन्म तथा पालन पोषण और धान की क्रिया के आदि चित्र ये भीमबेटका और आदमगढ़ के शैल चित्रों से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ ये जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, तो मेहरगढ़ में मिली है, जिसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक दिया गया है, स्थान दिया गया है और प्राप्त साक्ष्य दिया गया है। तो मेहरगढ़ से क्या साक्ष्य मिला है? तो प्रथम कृषि का साक्ष्य जो कि रागी यानी कि कपास का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद इनाम गांव से क्या मिला है? तो मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मनके, ये कहाँ से पाया गया है? इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। टेक्कल कोटा से हमें सोने की बाली मिली है। टेक्कल कोटा से क्या मिला है? तो सोने की बाली मिली है। फिर उसके बाद आता है चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। फिर के बाद आता है दोस्तों
इसके बाद इसमें दिया गया है कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से क्या प्राप्त हुआ है, तो हस्तिनापुर से हमें जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियां आदि ये जो कि हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। फिर बुर्जहोम और गुफकराल, बुर्जहोम और गुफकराल से हमें गर्तावास के अवशेष मिले हैं। फिर आता है जखेड़ा, जखेड़ा से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोहे की हसिया प्राप्त हुई है। कुदाल, ताम्र की चूड़ी, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जखेड़ा से प्राप्त हुआ है। फिर आता है कोल्डीवा, कोल्डीवा से हमें चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है कोल्डीवा से। फिर निवासा, निवासा से हमें सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है निवासा से। फिर आता है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा से। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दिया गया है काल, दिया गया है, संस्कृति के लक्षण दिए गए हैं, मुख्य स्थल दिया गया है और महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल में 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला आएगा, पहला क्या आएगा, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के संस्कृति लक्षण क्या है, तो शल्क है, गडास है, खंडक है, उपकरण संस्कृति प्राप्त हुए हैं। तो शल्क, गडास, खंडक, उपकरण ये संस्कृति प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली बेसिन और बोलन घाटी। ये जो कि बोलन घाटी कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। फिर उसके बाद आता है छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इतने स्थानों से निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें महत्व क्या है, इसका महत्व है कि हस्त कुठार एवं वष्टिकास में उपकरण जो कि हेमो इरेक्ट्स, कंकाल आदि जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पे क्या है, तो मध्य पूर्व पाषाण काल। दूसरे नंबर पे मध्य पूर्व पाषाण काल है। इसमें संस्कृति, फलक संस्कृति से इसमें क्या है, तो निवासा है, निवासा ये जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। डिडवाना, डिडवाना ये राजस्थान में है। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। बाकुडा, बाकुडा पुरुलिया ये जो कि कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर बेलन घाटी ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें महत्व या उपकरण की विशेषताएं क्या है, तो इसमें जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो फलक प्राप्त हुआ है, बेधनी प्राप्त हुई है, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मध्य पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे है कि उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के लक्षण क्या हैं, अस्थि है, खुरचनी है एवं दक्षिणी संस्कृति। इसमें प्रमुख स्थल कौन से हैं, तो बेलन घाटी है, छोटा नागपुर पठार है, मध्य भारत ये जो कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। इतने स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल के संस्कृति के लक्षण प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण उपकरण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, तो प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का कंकाल, हरपूर्ण फलक एवं हड्डी के उपकरण इसी पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल से। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दोस्तों हम लोग सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आदमगढ़ से। भीमबेटका, भीमबेटका ये जो कि मध्य प्रदेश पड़ता है। बागौर, बागौर ये राजस्थान में है। सराय नहर राय ये उत्तर प्रदेश में है। इतने स्थानों से मध्य पाषाण काल के संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास अर्धचंद्राकार उपकरण यानी कि इकधार फल, अस्थाई निवासी का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है दोस्तों। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए देखते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता है। सैंधव सभ्यता, इसका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। तो इसका उद्भव कहाँ हुआ था, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में भारत, पाकिस्तान,
तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र इसमें अवस्थित हैं। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। कहाँ-कहाँ इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें दिया गया है सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर तक था, जो कि मांडा एक स्थान है जम्मू कश्मीर का, वहां तक था उत्तर में। और पूरब में ये उत्तर प्रदेश तक था। आलमगीरपुर एक उत्तर प्रदेश का स्थान है, वहां तक था। और दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। दैमाबाद एक स्थान है महाराष्ट्र का, दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। फिर उसके बाद आता है पश्चिम में कहाँ तक था, तो पश्चिम में बलूचिस्तान तक था, जो कि ये पश्चिमी सीमा तक पड़ता है। यहाँ पे एक स्थान है सूतका गेंडोर तक था पश्चिम में। ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलान कराने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि यह उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक है। उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो 1400 किलोमीटर तक फैला है। और पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर तक फैला है। पूरब से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर फैला है। और उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो 1400 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर है। ये इसका विस्तार है पूरा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह नगर योजना जाल पद्धति पर विन्यास थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो सड़क एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती है। इसका जो मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की दिशा ओर जाता है। इसका मुख्य मार्ग कहाँ से है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। लगभग सभी नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नगर है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नगर। ये है लोथल एवं सुरकोदा, जो कि ये दुर्ग और नगर क्षेत्र का एक ही प्राचीर दीवार से घिरे हुए थे। नालियां ईंटें या पत्थर से ढकी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता था, तो ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पर कभी-कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चूना और जिप्सम ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता था। घरों से जल की निकासी मोरियों के द्वारा होती थी। घरों से जल की निकासी मोरियों के द्वारा होती थी, जो मुख्यतः नालियों में गिरती थी। फिर इसके बाद आता है हड़प्पा, जो कि ये मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इन तीनों की नगर योजना एक ही समान थी। कालीबंगा रंगपुर को छोड़ करके सभी पक्की ईंटों से प्रयोग हुआ है, तो सभी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसको छोड़ करके, तो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा कालीन नगरों को चारों ओर प्राचीर बना करके किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर लुटेरे पशु दस्युओं के बचाना था। फिर इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है अन्नागार को। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्यतः सड़क पर न खुल करके गलियों में खुलती थी। तो कहाँ खुलती थी, गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल क्या है, इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्यतः सड़कों की ओर खुलते हैं। यद्यपि मनका मकान बनाने में मकान बनाने में कई प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 की है। तो जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था उसका अनुपात 4:2:1 का है। तो 4 क्या है, तो लंबाई है, और 2 क्या है, चौड़ाई है,
और एक क्या है, मोटाई के अनुपात का है। तो आकार की ज्यादातर ईंटें प्रचलित थी। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिसमें 4 से 5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन में मिले हैं, जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे तथा 2 मंजिलों भवनों का निर्माण हुआ था। इसमें 2 भवनों मंदिरों का निर्माण हुआ था। फिर अधिकांश नगर यानी कि नदियों के किनारे बसे थे, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि एक इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है, स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि नगर की रक्षा प्राचीर के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बनता है उसे व्हीलर या माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। उसे क्या कहा गया है, तो माउंट एबी की संज्ञा दी गई है, जिस पर यह दुर्ग बनता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से, जो द्रवी मोम विधि द्वारा बनाई जाती है। तो द्रवी मोम विधि द्वारा बनाई जाती है, जो ये कांसे की मूर्ति मिली है। इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ईंटों से निर्मित इस विशाल इमारत की लंबाई और चौड़ाई 11.88 गुणे 7.01 मीटर है और इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई 2.43 मीटर है और पक्की ईंटों से निर्मित है। स्नानागार में पानी के बड़े कुएं आता था तथा पानी से निकलने के लिए नाली होती थी। पानी से निकलने के लिए क्या होता था, इसमें नाली होती थी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से क्या मिला है, तो अन्नागार के साक्ष्य मिला है। लोथल में विभाजित था, लोथल नगर के 2 भागों में विभाजित था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, ये 2 भागों में विभाजित था। इसमें दिया गया है कि लोथल में नगर का 2 भागों में विभाजित था और एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। फिर कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से सूतका गेंडोर से एक किले का साक्ष्य मिला है, जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी। जिसको चारों ओर क्या था, तो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था ये। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि राखीगढ़ी ये जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसमें प्रमुख तात्विक स्थल हैं। इसका प्रमुख तात्विक स्थल है राखीगढ़ी से ही अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं राखीगढ़ी से। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। फिर इसके बाद आता है धौलावीरा से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित नाम पट्टिका, सूचना पट्टिका इसे कहा जाता है। नाम पट्टिका कहिए या सूचना पट्टिका कहिए इसे। तो इसके महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद आता है धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण तकनीकी से परिचित थे। तो धौलावीरा के जो निवासी थे ये जल संरक्षण से परिचित थे। फिर उसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वैदिक काल को देखते हैं। तो वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक काल का समय क्या है, तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक काल ये 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को हम लोग 2 कालखंडों में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा कौन सा, तो ऋग्वैदिक काल। इसे हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं।
इसका समय क्या है, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर दूसरे है उत्तर वैदिक काल, ये दूसरे पे है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ऋग्वेद को जानते हैं। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित की गई है ऋग्वैदिक में। फिर उसके बाद आता है सामवेदिक। सामवेद में क्या है, तो ऋग्वेद श्लोकों का गाने के लिए चुना गया है। तो ऋग्वेद जो है श्लोकों को गाने के लिए चुना गया है, धुनों में बांटा गया है। इसी को पुनर्व्यवस्थित संकलन का नाम सामवेदिक पड़ा है। तो इसमें दी गई ऋचाएं उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध रूप से की गई है। ये जो कि सामवेद है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम लोग देखते हैं। तो यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में इसमें ऋचाओं के साथ साथ गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी पद्य एवं गद्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पद्य एवं गद्य क्या है, ये दो विधाओं का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें, यजुर्वेद में। यह वेद यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों पर प्रकाश डालता है। अथर्ववेद, यह वेद जनमानस की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को जानने के लिए इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लौकिक परंपराओं, धार्मिक विचार, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण से संबंधित तंत्र मंत्र का संग्रहित किया गया है इसमें। किसमें, तो अथर्ववेद में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रयी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है संहिता। संहिता चारों वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। फिर उपनिषद आता है। उपनिषद 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं, इसमें 12 प्रमाणिक हैं। फिर वेदांग आता है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग का अध्ययन करना आवश्यक था। इनकी संख्या कितनी है, तो 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ति है, छंद है और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद के कुल 10 मंडलों में से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। 2 से लेकर के 7 तक इसमें क्या है, तो प्राचीनतम अंश है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि प्रथम और दसम मंडल, ये जो कि सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो दसम और प्रथम मंडल ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। और सबसे प्राचीन मंडल पूछा जाए तो 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है, इसके बाद इसमें दिया गया है कि इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। तो इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 36 बार हुआ है आर्य शब्द का उल्लेख। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ये क्या है, तो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता ये जो कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है अवेस्ता को। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मंडल दिया गया है और उसके रचयिता दिया गया है। क्या दिया गया है, मंडल दिया गया है और उसके रचयिता दिया गया है। प्रथम मंडल के रचयिता ऋषिगण हैं। द्वितीय मंडल के रचयिता गृहस्थमद हैं। और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। और पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं। और षष्टम मंडल के रचयिता भरद्वाज हैं। फिर उसके बाद सप्तम मंडल के रचयिता विशिष्ट हैं। और अष्टम मंडल के रचयिता कण्व एवं अंग्रेस हैं। और नवम मंडल के रचयिता ऋषिगण हैं। और दसम मंडल के रचयिता ये भी ऋषिगण ही हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र या मंत्र, अध्येता और उपवेद,
इसमें वैदिक साहित्य के स्रोत से हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय कौशिकी है। और इसका उपनिषद क्या है? तो ऐतरेय कौशिकी इसका उपनिषद भी है। और अरण्यक क्या है? तो ऐतरेय कौशिकी इसका अरण्यक है। इसमें कितना है? तो 1028 मंत्र या सूक्त है। इसके उद्घाता को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद को अध्येता यानी कि उद्गाता को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। इसमें उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद ये उपवेद है ऋग्वेद का। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद तैत्रीय और शतपथ ये जो कि दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें उपनिषद कौन कौन से हैं? तो तैत्रीय है, काठक है, श्वेताश्वर है, ईश है, बृहदारण्यक ये जो कि उपनिषद हैं यजुर्वेद के। अरण्यक क्या है? तो तैत्रीय, बृहदारण्यक और शतपथ ये जो कि अरण्यक हैं। और इसके अध्येता को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है इसके अध्येता को। और उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद ये जो कि यजुर्वेद के उपवेद हैं। फिर आता है सामवेद। सामवेद में पंचविश पंचविश इसे तांड्य भी कहा जाता है, तांड्य ब्राह्मण कहते हैं इसे। और षड्विश और जैमिनी के नाम से जाना जाता है। इसके उपनिषद कौन से हैं? तो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये जो कि इसके उपनिषद हैं। जैमिनी और छांदोग्य इसके अरण्यक हैं। 1504 इसमें सूक्त हैं और 1875 इसमें मंत्र हैं। और इसके अध्येता को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसके अध्येता को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है गंधर्व। गंधर्व वेद ये जो कि उपवेद है सामवेद का गंधर्व वेद। फिर उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपथ है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है इसके उपनिषद कौन है? तो प्रश्न है, मुंडुक और मांड्युक ये जो कि इसके उपनिषद हैं। 731 इसमें सूक्त लिए गए हैं और 6000 लगभग इसमें मंत्र हैं। इसके अध्येता को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है। इसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके उपवेद कौन से हैं? तो शिल्प वेद जो कि ये विश्वकर्मा द्वारा रचित हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है फिर से कुछ इसमें विद्वान दिए गए हैं और आर्यों के मूल स्थान को बताया है। तो विद्वान दिए गए हैं और आर्यों के मूल स्थान को बताया है। तो डॉक्टर अवनीश चंद्र दास ये सप्त सैंधव प्रदेश बताए हैं आर्यों का मूल स्थान। फिर दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बताया है। फिर उसके बाद आता है निहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड इन्होंने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? तो दक्षिण रूस बताया है। फिर आते हैं गंगानाथ झा। गंगानाथ झा इन्होंने आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मर्षि देश बताया है। फिर गाइडल महोदय इन्होंने आर्यों को हंगरी अथवा डेब्यू घाटी बताया है। फिर प्रोफेसर पिनका ये जर्मनी के मैदानी भाग को बताया है आर्यों का मूल निवास या मूल स्थान। फिर इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद में आर्यों के निवास के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ होता है कि 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। आइए जानते हैं कौन कौन सी नदी थी। इसमें सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज है आधुनिक नाम। फिर उसके बाद आता है विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। परुषणी का आधुनिक नाम रावी है। और वितेस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। और अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? तो चिनाब है। ये जो कि 7 नदियों का क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सतलज से यमुना नदी का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है जिसे ऋग्वेद में सभा केंद्र माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्व क्षेत्र होने के लगा है। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में मिलता है इसका उल्लेख। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल और महाजनपद काल इरा ऑफ द 6th सेंचुरियन बीसी महाजनपद एज इसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म और महावीर स्वामी इसमें दिया गया है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक थे।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था और ये यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। अजीतनाथ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है 19वें तीर्थंकर। 19वें तीर्थंकर कौन है? तो मल्लीनाथ है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं और इनका प्रतीक जो कि क्या है? कलश है। इनको श्वेतांबर महिला मानते हैं। तो श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं? इनको महिला मानते हैं श्वेतांबर के लोग, और जबकि दिगंबर के लोग इन्हें पुरुष मानते हैं। मल्लीनाथ को श्वेतांबर के लोग महिला मानते हैं और दिगंबर के लोग पुरुष मानते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि ये 23वें तीर्थंकर थे, जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका प्रतीक क्या था? तो सर्प फण इनका प्रतीक था। फिर इसमें दिया गया है कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और 84 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात संवेद शिखर, यानी कि झारखंड में पड़ता है ये संवेद शिखर, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इनको। किसको? तो पार्श्वनाथ को। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि इनकी सर्वप्रथम अनुयायी इनकी माँ वामा और पत्नी प्रभावती थी। पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। तो इनका सर्वप्रथम अनुयायी कौन था? इनकी माँ वामा और पत्नी प्रभावती थी और पुष्पचूला ये भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। फिर महावीर स्वामी के जीवन का परिचय देखते हैं हम लोग। इनके जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व कुंडरग्राम यानी कि वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ये जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। माता इनकी त्रिशला थी जो कि लिच्छवी शासक की चेटक की बहन थी। पत्नी इनका यशोधरा था जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी ये पत्नी इनका। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इनके पुत्री पुत्री कौन थी? तो पुत्री थी इनका प्रियदर्शिना। प्रियदर्शिना या इन्हें अड़ुज्जा भी कहा जाता है, इनकी पुत्री। और दामाद इनके कौन थे? तो जामाली इनके दामाद थे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। और इनके शिष्य मखली पुत्र गोसाल थे जो कि ये बाद में अजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मखली पुत्र गोसाल ये अजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जृंबिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है, फिर इसमें दिया गया है इनकी निर्माण यानी कि मृत्यु, इनकी निर्माण और मृत्यु दिया गया है। तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था, जो कि ये वर्तमान में राजगीर के समीप है। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक दिए गए हैं। तो तीर्थंकर दिया गया है और प्रतीक दिया गया है। तो ऋषभदेव इनको आदि नाम के नाम से जाते हैं। तो इनका प्रतीक क्या था? तो वृषभ था, आदिनाथ। फिर उसके बाद आता है विमल नाथ, इनका बराह प्रतीक था। फिर अजीतनाथ इनका गज प्रतीक था और अनंतनाथ का सेन प्रतीक था। फिर संभवनाथ का अश्व प्रतीक है और धर्मनाथ का वज्र प्रतीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है अभिनंद नाथ। अभिनंद नाथ ये कपि इनका प्रतीक है और शांतिनाथ का मृग प्रतीक है। सुमंतीनाथ का क्रौच प्रतीक है। कुंथुनाथ का अज प्रतीक है। पद्म प्रभु का पद्मम है। अरनाथ का मीना प्रतीक है और सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक प्रतीक है और मल्लीनाथ का कलश प्रतीक है। फिर उसके बाद आता है चंद्र प्रभु का प्रतीक क्या है? तो चंद्र है। और मुनि सुब्रत का प्रतीक क्या है? तो कुर्म है। फिर उसके बाद पुष्प दंत का प्रतीक मकर है। नेमिनाथ का नीलोपत है और शीलनाथ का प्रतीक क्या है? तो श्रीवस्त है। और अरिष्टिनेमी का प्रतीक शंख है और श्रेयांसनाथ का गोड़ प्रतीक है और पार्श्वनाथ का सर्प फड़ है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो सर्प फड़ है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प फड़ था। फिर उसके बाद वसु पूज्य का प्रतीक क्या है? तो महिष है।
और महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? तो सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? तो सिंह है। फिर उसके बाद आता है जैन धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न व्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो कि त्रिरत्न के अनुशीलन है। ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इन पांचों व्रतों में ऊपर का 4 पार्श्वनाथ ने दिया था, जबकि पांचवा व्रत महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है जैन धर्म को सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद या अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। और भिक्षुओं के लिए 5 व्रत यानी कि गृहस्थानों के लिए 5 अणु व्रतों की व्यवस्था की गई थी। इसमें जैन धर्म के ज्ञान में दिया गया है मति। मति को क्या कहा जाता था? इंद्रिय जनजति ज्ञान कहा जाता था। मनः पर्याय को दूसरे के मन को जान लेना, इसे मनः पर्याय कहा जाता है। श्रुति को क्या कहा जाता है? श्रवण का ज्ञान कहा जाता है। और कैवल्य के क्या कहा जाता है? तो सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। और अवधि को क्या कहा जाता है? तो दिव्य ज्ञान कहा जाता है। अवधि को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति, महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद वे कैवलीन, जिन, विजेता, आहर्थ योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियों मिली है महावीर स्वामी को। फिर इसमें दिया गया है कि जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता था। यह वेद की अपरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, फिर इसमें दिया गया है कि संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है, अन्न जल त्याग देता है और मनोव्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी दिन देह को त्याग देता है। फिर इसके बाद जैन साहित्य में प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। जो प्रारंभिक जैन साहित्य थी उसे किस में लिखा गया था? तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद्र सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोगी द्वार है इसमें। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें आता है कि इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। जो ये सभी आगम ग्रंथों की रचना की गई है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा किया गया है और ये महावीर मृत्यु के बाद ही किया गया है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 में मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मौर्य एम्पायर से। मौर्य साम्राज्य में हम लोग इसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। कहाँ-कहाँ से मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ये 322 से ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य था। फिर इसमें स्रोत कौन-कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत है, विदेशी विवरण है, पुरातात्विक स्रोत है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आता है, साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र आता है, पुराण आता है, मुद्रा राक्षस की नाटक आता है और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ ये जो कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर विदेशी विवरण में क्या आते हैं? तो मेगास्थनीज आते हैं, स्ट्रैबो आते हैं, कार्टियस आता है। ये जो कि विदेशी विवरण के अंतर्गत आता है।
फिर पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, तो पुरातात्विक में स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, कालसी, पालिस वाले मृदभांड और भवन और स्तूप की गुफा। ये जो कि ये सभी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। फिर इसके बाद आता है, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इनका शासन काल था 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक था। इसमें दिया गया है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो सेंड्रोकोटस कहा गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। फिर एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। एरियन और प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो एंड्रोकोटस कहा गया है। फिर इसके बाद आता है फिर इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को अपदस्थ करके राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और 322 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने ही यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा, तो ये पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, तो ये राज्यपाल था। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस से युद्ध करके हराया था और सेल्युकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और युद्ध के संधि के शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात ये जो कि चंद्रगुप्त को दिया था। मेगास्थनीज जो कि ये सेल्युकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने मौर्य में जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में जैन विधि के उपासना पद्धति, जिसे हम लोग संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं, तो संलेखना पद्धति या उपासना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिया था। फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान चाणक्य या कौटिल्य था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य के बचपन का नाम क्या मिलता है, तो विष्णुगुप्त मिलता है। फिर इसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार ये जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो कि 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। दिव्यावदान के अनुसार अवंती प्रांत का पाल जो कि कौन था, फिर बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। बिंदुसार जो कि ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। पुराणों में उसे भद्रसार कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए उसने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। फिर उसके बाद आता है अशोक। अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अशोक का कार्यकाल 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था।
बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक, जो कि ये मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक एवं यूनानी हैं। फिर इसके बाद आता है अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हैं। अशोक के अभिलेख में दिया गया है अशोक के अभिलेख में दिया गया है कि अशोक के अभिलेख 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख है। फिर इसमें शिलालेख में 2 आते हैं। पहला दीर्घ शिलालेख आता है, दूसरा लघु शिलालेख आता है। फिर वही स्तंभ लेख में 2 आते हैं। पहला इसमें दीर्घ स्तंभ लेख आता है और दूसरा लघु स्तंभ लेख आता है। फिर इसके बाद आता है फिर इसके बाद आता है अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय वस्तु क्या है? इसको जानते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों में क्या इसके विषय वस्तु है? शिलालेख दिया गया है और विषय दिया गया है। पहला शिलालेख में पशु की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, ये जो कि पहले शिलालेख में कहा गया है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य होगा और इसमें पांड्य, चोल और सती पुत्र एवं केरल पुत्र यानी कि चेर की चर्चा की गई है। किसमें? तो दूसरे शिलालेख में किया गया है।